थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जितने आपको बताए गए हैं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। अब सर ये वाटर का पोटेंशियल कैसे चेक करेंगे, वही सब आपको अभी सब फटाफट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये अभी आपको बता रहे हैं। और जस्ट इसके बाद देखिए उसी फॉर्मूले के अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफिकल क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर नीट 2024 में पूछा गया है, तभी ऑस्मोसिस होगा और आपके नीट एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया है जो अभी हम दिखाने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके एम्स का आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके नीट का आया हुआ है, ताकि इस ऑस्मोसिस का थ्योरी और पक्का हो जाए और मजबूत हो जाए आपका। ठीक है, फाइनली आपको तैयार करना है लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से, एक दो बार लिख लेना, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर पानी का मूवमेंट थ्रू एसपीएम। लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में इस टॉपिक ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर से आपको वो कौन कौन से पॉइंट तैयार करके जाने हैं अपने नीट एग्जाम के लिए, साथ में वो कौन कौन से न्यूमेरिकल तैयार करने हैं आपको अपने नीट एग्जाम के लिए, इसी सेशन में आपको सिखाया जा रहा है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोसिस में आपको जो पहली लाइन तैयार करनी है वो लाइन ये है कि ऑस्मोसिस का मतलब क्या है। ऑस्मोसिस के मतलब को सिंपली आपको समझना है कि जिस साइड वाटर का पोटेंशियल ज्यादा होगा उस साइड से वाटर निकलेगा और दूसरे साइड को जाएगा। क्या बोला मैंने? ऑस्मोसिस का मतलब जिस साइड वाटर का पोटेंशियल ज्यादा होगा उस साइड से वाटर निकलेगा और दूसरे साइड को जाएगा। अब सर ये वाटर का पोटेंशियल कैसे चेक करेंगे, वही सब आपको अभी सब फटाफट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। तो वन बाय वन हम लोग चलते हैं। ऑस्मोसिस, देखो ये जो ऑस्मोसिस है ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, और पूरे ऑस्मोसिस का मतलब होता है पुश। पुश का मतलब धक्का, मूवमेंट, इससे निकालते हैं। दूसरी बात, इस ऑस्मोसिस को अगर तोड़ के देखोगे तो इस ऑस्मो का मतलब होता है वाटर और सिस का मतलब होता है मूवमेंट, मतलब वाटर का मूवमेंट। क्लियर हुआ? तो ऑस्मोसिस मतलब क्या हो गया? वाटर का मूवमेंट। अब इसमें थोड़े से पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे, जरा धड़ाधड़ देखिए। ऑस्मोसिस का मतलब हम समझ गए, मूवमेंट ऑफ वाटर यानी पानी का मूवमेंट। और यहां क्या कह रहा है? थ्रू एसपीएम। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किसी सॉल्यूशन को बनाने में कौन कौन सी चीजें लगती हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ऐसे मेम्ब्रेन, ऐसी झिल्लियां जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को अपने अंदर से पास होने की इजाजत देती हैं, उस तरह के मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक नमक और पानी का घोल बनाया और उसको इस मेम्ब्रेन से पास कराएंगे तो ये मेम्ब्रेन अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ वाटर को पास होने देगा और यहाँ पे सॉल्यूट उसके अंदर से पास नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने की इजाजत देते हैं उन्हें हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में वैसे तो बहुत मेम्ब्रेन्स हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे इंसानों के द्वारा बनाया हुआ कॉपर फेरोसाइनाइड लैब में बनाया जाता है, मैन मेड होता है, ये सबसे इफेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। और ऐसे जैसे पेड़ की छाल हो गई, एनिमल के मेम्ब्रेन हो गए, ये सब उतने इफेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं है, बट ये सब भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही होते हैं। बट यहाँ जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग यूज करेंगे इस पूरे ऑस्मोसिस में, वो कॉपर फेरोसाइनाइड का इफेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करेंगे। अब हम लोग पॉइंट पे वापस आते हैं, यहां से आप समझ गए, क्योंकि हर जगह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात होने वाली है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसी झिल्ली जो सिर्फ और सिर्फ वाटर को पास होने, सॉल्वेंट को पास होने की इजाजत देगी, इस तरह के मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, तो फाइनली हम लोग यहां से आगे बढ़ते हुए ऑस्मोसिस का मतलब क्या हो गया? वाटर का मूवमेंट, और वो भी किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे, ऑस्मोसिस है क्या? आपको इसको एग्जांपल से समझना है कि मान लीजिए एक गिलास पानी इधर लिया, एक गिलास पानी इधर लिया, ठीक है, और इन दोनों का हमें सोल्यूशन बनाना है। तो इधर जो एक गिलास पानी लिया था उसमें एक चम्मच नमक मिला के एक सोल्यूशन तैयार कर लिया, और इधर जो एक गिलास पानी लिया था दोनों में पानी बराबर है, ठीक है, और इसमें जो हमने एक गिलास पानी लिया इसमें 2 चम्मच नमक मिला दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों सोल्यूशन में सॉल्यूट के मुकाबले पानी का पोटेंशियल किसमें ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर इस वाले सॉल्यूशन में तो आपने 1 चम्मच ही नमक मिलाया है, मतलब 1 चम्मच नमक के मुकाबले इसमें पानी ज्यादा है। और इधर क्या है? 2 चम्मच नमक मिलाया है, तो 2 चम्मच नमक के मुकाबले इधर पानी कम है। तो इसी को बोलते हैं वाटर का पोटेंशियल। जिसमें सॉल्यूट कम हो, ठीक है, तो उसमें वाटर सॉल्वेंट का पोटेंशियल ज्यादा है, और जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो इसका मतलब होता है उधर वाटर का पोटेंशियल कम है। तो आप बताइए, ये 1 चम्मच नमक वाला सोल्यूशन है और ये 2 चम्मच नमक वाला सोल्यूशन है, तो किधर का वाटर किधर जाएगा? तो आप कहेंगे सर इधर सॉल्यूट के मुकाबले वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है, तो इधर से वाटर आएगा और इस सॉल्यूशन के साइड जाएगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसे ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर? तो ऐसे पहचानना है आपको कि जिधर वाटर का पोटेंशियल ज्यादा हो, समझ लेना कि उधर से ही वाटर का मूवमेंट होने वाला है। इसके लिए जो 2 शब्द हम तैयार करेंगे वो ये होगा, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखिए ये जो कंसंट्रेशन वगैरह की बातें होती हैं ये सॉल्यूट तय करता है। जैसे आपने 1 चम्मच नमक मिलाया तो ये लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ, जबकि उतने
ही पानी में आपने 2 चम्मच नमक मिला दिया तो ये हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब आप बताइए लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होगा उसी में तो सॉल्यूट कम मिला होगा, और जिसमें सॉल्यूट कम मिला होगा तो उस सॉल्यूट के मुकाबले उसमें वाटर ज्यादा होगा, तो सॉल्यूट के मुकाबले उसमें वाटर का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो फाइनली हमने क्या सीखा, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर का पोटेंशियल ज्यादा होगा और लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से पानी का मूवमेंट थ्रू एसपीएम किधर की ओर, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, इसे ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो देखिए ऑस्मोसिस क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस फ्लो, पानी का फ्लो अपने आप होगा, ठीक है, spontaneous flow of solvent particle from lower concentrated solution to higher concentrated solution। आपको ऐसे तैयार करना है, LCS से HCS की ओर पानी का मूवमेंट कैसे तैयार करना है, LCS से HCS की ओर पानी के मूवमेंट को, अपने आप पानी के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और इसको बोलना मत भूलना, ये किसको पार करके जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। जो लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा इसका मतलब उसमें नमक कम मिला है, और नमक अगर कम मिला है तो उसके मुकाबले वाटर का पोटेंशियल इसमें ज्यादा होगा, और इसमें नमक अच्छा खासा मिला रखा है तो नमक के मुकाबले पानी का जो पोटेंशियल है उतना ज्यादा नहीं होगा। तो मतलब जिसमें सॉल्यूट कम उसमें पानी का पोटेंशियल ज्यादा, पोटेंशियल भी हटा दो तो ऐसे बोल दो सॉल्यूट के मुकाबले पानी ज्यादा, सॉल्यूट के मुकाबले पानी कम, सॉल्यूट के मुकाबले पानी ज्यादा। तो यहां पर देखो लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में होगा कि हमने नमक कम मिलाया तो नमक के मुकाबले उस सॉल्यूशन में पानी ज्यादा होगा। तो फाइनली आपको तैयार करना है लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से, एक दो बार लिख लेना, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर पानी का मूवमेंट थ्रू एसपीएम, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो आपको तैयार करना है एलसीएस HCS, क्या तैयार करना है, LCS HCS। इसमें S का मतलब है सॉल्यूशन, इसमें S का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर पानी का मूवमेंट थ्रू एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। चलें आगे, चलिए अब देखिए नोट, इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ऑस्मोसिस तभी होगा जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो आप दो सॉल्यूशन को सेपरेट करके रखे हैं उसमें दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग अलग होना चाहिए। अगर दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग अलग होगा तभी ये वाटर का मूवमेंट होगा। यही तो बताए, मान लीजिए दोनों साइड में कंसंट्रेशन इक्वल हो गया तो इसका मतलब आप यही तो कहेंगे कि दोनों साइड में वाटर का पोटेंशियल सेम है, सॉल्यूट के मुकाबले उतना ही वाटर है, तो भैया वहां पे ये मूवमेंट नहीं होगा। तो ऑस्मोसिस होने के लिए दोनों सॉल्यूशन साइड, जो भी ये सॉल्यूशन दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट, तभी ऑस्मोसिस होगा। और आपके नीट एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया है जो अभी हम दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस ओनली टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन विद डिफरेंट कंसंट्रेशन, आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखो हमें ऑस्मोसिस की थ्योरी को और पक्का करने के लिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के साथ में। जैसे ये क्वेश्चन आपके एम्स का आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके नीट का आया हुआ है, ताकि इस ऑस्मोसिस का थ्योरी और पक्का हो जाए और मजबूत हो जाए आपका, ठीक है। अभी तक आपका फंडामेंटल क्लियर हो चुका है। एक लाइन को माइंड में रखना है कि भैया जिधर वाटर का पोटेंशियल ज्यादा होगा उधर से वाटर का मूवमेंट होगा दूसरे साइड को वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और वाटर का पोटेंशियल किधर ज्यादा होगा, जिधर कम सॉल्यूट घुला होगा। क्लियर। अब फिर से एक बार बता दो, 1 चम्मच नमक मिलाया, 2 चम्मच नमक मिलाया, तो बताओ वाटर का पोटेंशियल किधर ज्यादा होगा, जिधर हमने कम सॉल्यूट मिलाया, 1 चम्मच नमक मिलाया उधर वाटर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, और यहां से पानी इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करके दूसरे सॉल्यूशन में जाएगा। ठीक, तो ये था फंडामेंटल। अब देखिए क्वेश्चन, ये जो आप देख रहे हैं कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर में हमने पानी को और पानी नमक के बने हुए एक सॉल्यूशन को सेपरेट करके रखा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कंटेनर वाला, ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, और ये क्वेश्चन, ये जो यहां अभी आपको सिखाने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स 12 का क्वेश्चन है। ठीक है, तैयार करना है हम लोगों को। एक बात बताइए, यहां तो पानी अकेला है और यहां पानी में नमक है। क्लियर। तो पानी का पोटेंशियल किधर ज्यादा है, तो अब आपका फंडामेंटल क्लियर हो चुका है मेरे भाई। यहां बताओ पानी का पोटेंशियल किधर ज्यादा है, आप कहेंगे सर इधर ज्यादा है क्योंकि इधर सॉल्यूट तो घुला ही नहीं है, तो पानी का पोटेंशियल इधर ज्यादा है, और चूंकि उधर नमक घोल के रखे हो तो पानी का पोटेंशियल इसके मुकाबले उधर कम है। तो पानी का मूवमेंट किधर से होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ये पानी का मूवमेंट हो गया। ठीक है, पानी का मूवमेंट हो गया। अब एक बात बताइए, सॉल्वेंट किधर है, इधर, सॉल्यूशन किधर रखा है आपने, इधर। तो सॉल्यूशन के अंदर पानी
पहुंचते जा रहे हैं ना, तो इस तरह सोल्यूशन का वॉल्यूम धीरे धीरे धीमे धीमे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस। हाँ भाई, क्योंकि वाटर उधर भरता जा रहा है, जिससे इसका वॉल्यूम लगातार बढ़ते जा रहा है। तो किसका वॉल्यूम बढ़ता है? सोल्यूशन का। किसका वॉल्यूम बढ़ता है? सोल्यूशन का। अगर मैं आपसे इसमें यही पूछ देता कि भाई इधर लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, इधर लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है और इधर हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो अब आप बताइए किधर से किधर का पानी का मूवमेंट होगा? इधर से उधर जाएगा ना पानी। जब इधर से उधर जाएगा तो अब आंसर क्या देंगे? हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन साइड का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो ये एम्स का क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अगला देखिए भाई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ अपने अंदर से सॉल्वेंट यानी पानी को ही पास होने की इजाजत देती है। तो भैया मान लीजिए आपने लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ये है और आपका ये हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। अरे भैया दोनों साइड में सॉल्वेंट है ना, दोनों साइड जो सोल्यूशन बनाया था उसमें पानी था ना। तो पानी जब इधर का पानी कहेगा हमें उधर जाना है, तो ये थोड़ी मना करने वाले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कहेगा हाँ हम तो पानी को पास करने देते ही हैं। तो देखिए ध्यान से, इस साइड का पानी भी उस साइड जाता है और उस साइड का पानी भी इस साइड आता है, लेकिन जो पानी ज्यादा इधर से उधर जाता है वो जाता है LCS से HCS की ओर। पानी तो दोनों साइड ऐसे ऐसे मूवमेंट है, लेकिन जो ज्यादा वाटर का मूवमेंट होता है वो LCS से HCS की ओर जाता है, जिससे हम सिग्निफिकेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं। इधर से भी हम मना ही नहीं कर रहे कि इधर का वाटर इधर नहीं जाता, जाता है लेकिन भैया थोड़ा बहुत कम जाता है। तो यानी कि ऑस्मोसिस में अगला पॉइंट आपको यह तैयार करना है कि ऑस्मोसिस में जब भी आप दो सोल्यूशन को सेपरेट करके रखेंगे तो दोनों साइड का वाटर इधर से उधर मूवमेंट करेगा, लेकिन हाँ उनका रेट, मूवमेंट का रेट क्या होगा? बराबर नहीं होगा। लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की ओर ज्यादा पानी का मूवमेंट होगा और हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की ओर कम पानी का मूवमेंट होगा। तो इस तरह आपको ये नीट 2006 का क्वेश्चन मिला है, इसको तैयार करना है। तो यहां से आपका एक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू SPM फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड होता है, बिल्कुल होता है, दोनों साइड होता है, बट विद अनइक्वल रेट। इधर का रेट क्या होगा? हाई होगा। LCS से HCS की ओर क्या होगा? पानी का मूवमेंट धड़ाधड़ होगा। और इधर क्या होगा? पानी का मूवमेंट थोड़ा कम होगा। ठीक है, HCS से LCS की ओर। अब बढ़ते हैं और आगे। अब यही देख लो, एग्जांपल बना के ये क्वेश्चन रखा गया है, नीट 2006 का क्वेश्चन है और ये कह रहा है ऑस्मोसिस में पानी का मूवमेंट किधर से किधर होता है। तो आपको बोलना है ये जो अभी सिखाया है, बोथ साइड होता है, दोनों साइड होता है, लेकिन अनइक्वल रेट से। ठीक, अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, इस कंटेनर में हमने दो सोल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके रखा है और ये क्वेश्चन उस समय जो AIPMT वगैरह होता था उसमें 98 का क्वेश्चन आपके साथ है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उससे पहले आपका फंडामेंटल क्लियर है कि भैया ऑस्मोसिस होने के लिए, पानी के मूवमेंट कराने के लिए दोनों साइड जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो दो सोल्यूशन को आप सेपरेट करके रखे हैं, इन दोनों सोल्यूशन का कंसंट्रेशन डिफरेंट होना चाहिए, तभी पानी का मूवमेंट होगा, तभी ऑस्मोसिस होगा। क्लियर? तो यहां देखो 0.1 है, 0.1 है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है कि नहीं? दोनों का कंसंट्रेशन, दोनों सोल्यूशन जिसको आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके रखा है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो यहां पर कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा, नो ऑस्मोसिस। ठीक है, आप कहेंगे सर यहां ग्लूकोज मिला दिया है, यहां यूरिया मिला दिया है, उससे फर्क नहीं आएगा। नहीं, ऑस्मोसिस हो चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और ये उसके मोल पे डिपेंड करती है, उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अगर सेम है तो इसका मतलब है कि भैया ऑस्मोसिस नहीं होगा। ऑस्मोसिस होने के लिए कंसंट्रेशन का डिफरेंट होना जरूरी है। ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया नो ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर 0.1 m है, यहां पर 0.2 m है। ग्लूकोज सोल्यूशन, ऐसा लग रहा है उतने ही पानी में आपने 1 चम्मच चीनी मिलाया है और उतने ही पानी में आपने 2 चम्मच चीनी मिलाया है। अब बताइए वाटर का पोटेंशियल किधर ज्यादा होगा? जहां पर पानी के मुकाबले सॉल्यूट कम हो या सॉल्यूट के मुकाबले पानी ज्यादा हो। तो यहां पर ये क्या बनेगा? लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। भाई कंसंट्रेशन कम है तो उसको क्या बोलोगे? लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। और इस साइड वाले को देखो कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या बोलोगे? हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। और हमने सीख रखा है ऑस्मोसिस, पानी का मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की ओर होता है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? ये भी उसी के आसपास पूछा गया था 2005 में, जब आपका AIPMT हुआ करता था। तो लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की ओर वाटर का मूवमेंट। अब आते हैं अगला पॉइंट, आपको क्या तैयार करना है? वो दो टैग लाइन आपके सामने है, जरा कायदे से देखना। अभी हमने सीख लिया है LCS से
HCS हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की ओर पानी का मूवमेंट, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये तो हमको पता हो गया कि लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की ओर ऑस्मोसिस होता है, पानी का मूवमेंट होता है। अब देखिए, जिसमें कम सोल्यूट मिला है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जिसमें ज्यादा सोल्यूट मिला रखे हो, हाई कंसंट्रेटेड कैसे होगा, जिसमें आपने भर के नमक मिला रखा है, नमक के मिलने से पानी का वेपर प्रेशर गिर जाता है। तो हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है लो वेपर प्रेशर। तो जिस तरह LCS से HCS की ओर होता है, उसी तरह जो लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो अब कोई पूछे कि ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा, तो जिस तरह LCS से HCS की ओर होता है, वैसे हाई वेपर प्रेशर साइड से लो वेपर प्रेशर साइड की ओर पानी का मूवमेंट होगा, ऑस्मोसिस होगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अब वही क्वेश्चन देखो इस तरह बन करके आया हुआ था आपके एग्जाम में। ग्लूकोज पानी का सोल्यूशन 0.1 m, ग्लूकोज यूरिया का सोल्यूशन 0.1 m, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। ऑस्मोसिस होने के लिए दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट होना चाहिए। दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो वहां कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा, वहां पे कोई सॉल्वेंट, कोई पानी का मूवमेंट नहीं होगा। देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ए ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी तक जितना भी सीखा है उसके लिए इस 40 क्वेश्चन की सीरीज में ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, और ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन आप फोड़ लेंगे। देखने में तो बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है FeCl3 ऑन रिएक्शन विद K4FeCN6 इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स ब्लू कलर। दीज आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन PQ एज शोन ड्यू टू ऑस्मोसिस देयर इज। देखिए, क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं। यहां पे मान लीजिए K4FeCN6 का एक सोल्यूशन है इसको, और ये इधर FeCl3 का पानी में बनाया हुआ एक सोल्यूशन है। दोनों को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रखा है। अब आपसे कह रहा है कि जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ब्लू कलर बनता है। अब ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स इस साइड बनेगा कि उस साइड बनेगा। ध्यान से देखो मेरे भाई, ये FeCl3 का हमने कहा कि FeCl3 और पानी का सोल्यूशन है, ठीक। और ये क्या है भाई, K4FeCN6 और पानी का सोल्यूशन है, ठीक है, पानी का सोल्यूशन है। आपको तो पता है ना कि ऑस्मोसिस में सिर्फ पानी का मूवमेंट होता है। जब तक ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे तब तक ब्लू कलर नहीं बनेगा। तो आप खुद बताइए, यहां जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपने अलग अलग करके रखा है, इसमें तो खाली पानी का मूवमेंट होगा ना भाई। तो पानी का मूवमेंट होगा तो उसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो आपस में मिलेंगे ही नहीं, ये तो सॉल्यूट है। तो ये दोनों जब तक आपस में मिलेंगे नहीं तब तक ब्लू कलर काहे का बनेगा, ब्लू कलर नहीं बनेगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में से पानी का मूवमेंट होता है। ब्लू कलर बनवाने के लिए इन दोनों को आपस में मिलना जरूरी है, और ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट, और सॉल्यूट तो इस एरिया से उस एरिया जा ही नहीं सकते। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसको अलाउ ही नहीं करेगा इधर से उधर जाने का। इसका मतलब ये सॉल्यूट कभी भी आपस में नहीं मिल पाएंगे, और जब ये दोनों आपस में नहीं मिल पाएंगे तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो आंसर क्या है, किसी भी साइड में ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। नो ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सिर्फ पानी का मूवमेंट होना है, इन पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होना। जब तक ये आपस में नहीं मिलेंगे तब तक ब्लू कलर नहीं बनेगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसके न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और इसे पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, इसके लिए हमने आपके एनसीईआरटी का ये जो सेटअप दिया था वो आपके सामने रखा हुआ है, और इसमें एक कंटेनर में हमने सोल्यूशन ले रखा है। जैसे मान लीजिए NaCl और पानी का सोल्यूशन बना रखा है, और एक साइड सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, क्लियर। और इन दोनों को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके रखा हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं पानी की औकात किधर ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर इधर पानी का औकात ज्यादा है, क्योंकि इधर पानी के साथ साथ तो NaCl भी अपना औकात दिखा रहा होगा, लेकिन इधर पानी अकेला है तो पानी का औकात, पानी का पोटेंशियल इस साइड ज्यादा होगा। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्या हो रहा होगा, तो आप कहेंगे सर उधर का जो सॉल्वेंट वाटर है वो इस साइड आ रहा होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसको रोको, तो इसको रोकोगे तो आप कहोगे सर इस साइड से फूंक लगा देते हैं। फूंक दिया, फूंकने से क्या हो गया, इधर का पानी इधर आना यहां रुक गया। ये जो फूंक लगा रहे हो, ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो इस साइड में, और इसी प्रेशर जिसकी वजह से पानी का आना रुक जाए, ऑस्मोसिस होना रुक जाए, उसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस साइड लगाओगे, अब अपना कॉमन सेंस अप्लाई करो। जब इधर का पानी उधर जा रहा है और इसे इधर से उधर जाना हमें रोकना है, तो डेफिनेटली आप उस साइड में प्रेशर लगाओगे, ताकि वो प्रेशर ऐसा लगे कि इस वाटर को उधर साइड में जाने ना दे, यही का यही रोक दे। तो सॉल्यूशन साइड में लगाया हुआ वो प्रेशर जो वाटर के इस साइड आने को रोक दे, जो ऑस्मोसिस को रोक दे, उस तरह के प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड विच स्टॉप्स
ऑस्मोसिस। क्लियर? तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर हमें सोल्यूशन साइड में लगाना होता है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहां देखिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से तैयार करने हैं? एम्स, नीट, नीट, एम्स, नीट, ये तो कहीं नहीं पूछा गया। एम्स, नीट, एम्स, नीट, ध्यान से। ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर क्विकली। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर पाई को निकालना चाहते हैं, तो एकदम जल्दी निकालना चाहते हैं और एक्यूरेटली निकालना चाहते हैं, तो आपको बर्कले हार्टले मेथड अपनाना होगा। तो इस मेथड को आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ नाम तैयार करना है ताकि टिक लगाने के काम में आए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्यूरेटली और जल्दी आप किस मेथड से पता कर सकते हैं? तो बर्कले हार्टले मेथड से पता करते हैं। दूसरा, अगर आपको पॉलीमर, जैसे पॉलीमर हो गया, सेल्यूलोज हो गया, बड़े बड़े जो पॉलीमर जिनके मोलर मास काफी हाई होते हैं, इनका आपको मोलर मास निकालना है। ऐसे पॉलीमर्स जिनके मोलर मास काफी ज्यादा होते हैं, उनका अगर आपको मोलर मास निकालना है, तो उसके लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर, इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और आज जो पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों लोगों से हम किसी भी कंपाउंड का मोलर मास बता सकते हैं। लेकिन इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सबसे अच्छा एक्यूरेटली सॉल्यूट का मोलर मास बताएगा, वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पर निकाला जाता है। बाकी लोगों में तो टेम्परेचर का कंडीशन है, बॉइलिंग पॉइंट वाले में 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाओ, फ्रीजिंग वाले में 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाओ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाओ, ये सब नहीं भाई। तो रूम टेम्परेचर पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। इसलिए हाई मोलर मास वालों का अगर आपको मोलर मास निकालना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले मेथड को अपनाना है। क्लियर? अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो सोल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पर। अभी आपने देखा था ना, यूरिया और ग्लूकोज दोनों अलग अलग नेचर के थे, लेकिन सिर्फ किस पे डिपेंड किया? पार्टिकल पे, मोल पे। तो बस यही है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी मोल पे ही डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हुआ? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जितने आपको बताए गए हैं, सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। क्लियर? अब आते हैं न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी पे। न्यूमेरिकल में जाने से पहले देखिए, इस पूरे के पूरे लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में हमने प्री एज्यूम कर रखा है कि कहीं ए दिखेगा तो इसका मतलब हम समझेंगे सॉल्वेंट, ठीक है, और कहीं बी दिखेगा तो इसका मतलब हम समझेंगे सॉल्यूट। क्लियर? पाई तो आप जानते ही हैं ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। यहां पे एक नया चीज सी आने वाला है। सी का मतलब है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन होगा आपका मोलारिटी के टर्म्स में। तो मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? और अगर इस मोल को खोलोगे तो क्या होगा? मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो भैया जब मोल सॉल्यूट का मोल्स है, तो मास भी किसका होगा? सॉल्यूट का। मोलर मास भी किसका होगा? सॉल्यूट का। तो मोल्स की जगह आप ये रखेंगे। ठीक है? आइए फॉर्मूले पे चलते हैं। पाई का मतलब समझ गए, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये वॉन्ट ऑफ थ्योरी से ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको यूज करना है। फॉर्मूले में आपको यूज करना है पाई इक्वल टू सीआरटी, पाई इक्वल टू सीआरटी, पाई इक्वल टू सीआरटी, जहां पाई आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर, सी है आपका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? आर के बारे में अभी जस्ट बात करने वाले हैं। टी का मतलब हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। कैपिटल टी लिखा है तो इसका मतलब होता है टेम्परेचर इन किसमें? केल्विन। जैसे आपको इस क्वेश्चन में आपको देगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अक्सर आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाई देगा, तो ये नहीं कि 27 यहां पुट कर दिया, इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं, तो ये कितना हो गया? 300 केल्विन। तो केल्विन में आपको इसको रखना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई को टू सीआरटी में सी कंसंट्रेशन मोलारिटी के टर्म्स में रखना है। मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और जब मोल को खोलोगे तो ये आ जाएगा आपका क्या? मोल। सिर्फ मोल को खोलोगे तो क्या आ जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास। और ये वाला वॉल्यूम नीचे बैठा हुआ है, बगल में आरटी बैठा हुआ है। ठीक है? अब देखिए एक चीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जनरली आपको मोलर मास ही खूब पूछे जाते हैं, तो इस पर फोकस रखना है, यही ज्यादातर पूछा जाएगा, मोलर मास। ठीक? अब आ जाते हैं हम लोग आर पर। आप देख रहे हैं, इसको पूरा रफ कर रहे हैं और जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर मामला किसका चल रहा है? प्रेशर का, प्रेशर। और यहां चल रहा है, ये किसका मामला है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम मतलब लीटर वगैरह, एमएल वगैरह। तो यहां पर जो आर की वैल्यू है वो सावधानी से रखनी है। और जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस में आर की वैल्यू आपको 0.082 लिखना है, क्योंकि लीटर एटीएम वॉल्यूम और प्रेशर में यही यूनिट आपको यूज करना है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का ही मामला चलने वाला है। तो आर की वैल्यू आपको 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये एकदम याद करके जाना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन में हमें यही यूज करना है। खैर, आर की वैल्यू जूल में इतनी होती
ये तो आप पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस सेशन के लिए आप इसको तैयार कर लो, क्योंकि आर की वैल्यू गलत पुट करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा। तो फाइनली हमें ये फॉर्मूला लेके चलना है, पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू एनबी बाई वी आर टी और पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी एनबी अपॉन वी आर टी। ठीक है, इस फॉर्मूले के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब हमें देखना है कि इन फॉर्मूलों पर बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, साथ ही इस फॉर्मूले पे बेस्ड कौन सा ग्राफिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद फिर हम लोग वो नंबर वाले न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए ये एग्जाम्पल बना के रखा गया है, और ये जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल, ये नीट 2002 जब AIPMT हुआ करता था तो उस समय ये पूछा गया था। ठीक, इसमें कह रहा है अ सॉल्यूशन कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास M2, मतलब इसने नया मोलर मास दिया है, लेकिन सॉल्यूट के मोलर मास को हम क्या बोलते हैं, MB बोलते हैं। ठीक है, which of the following can be used to calculate molecular mass of solute, molecular mass of solute यानी M2 निकालना है, तो इसमें से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर में तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी एमबी बाई वी आर टी, यही लगाना है आपको। यहाँ पे बस एक नया नाम दे दे रहा है, यहाँ नया नाम दे रहा है सॉल्यूट का मोलर मास, क्या दे दे रहा है इस बार, M2, सॉल्यूट का मोलर मास दे दे रहा है M2। ठीक है, M2 निकालना है। आप एक बात बताइए, MB कैसे निकलेगा, MB बराबर क्या होगा, ये MB इधर चला आएगा, पाई इधर चला जाएगा, तो MB उधर गया तो देखो ये ऐसा ही तो दिखेगा, WB अपॉन पाई, पाई नीचे आ जाएगा और V और बगल में बैठा है RT, ऐसा ही दिखाई देगा। अब आप अपना मैच करा लीजिए, MB का मतलब M2 है, MB का मतलब क्या दिया हुआ है, M2 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और WB की जगह भी कुछ दिया है, WB की जगह देखो पाई 2 दिया, M2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप M2 रख लो, M2 बाई पाई V डॉट RT। देखो ऐसा कोई दिया है, ऐसा जो जहां भी दिया होगा वही आंसर आपका है। देखिए M2 इक्वल टू स्मॉल m2 बाई वी आर टी बाई पी, पाई वी नीचे दिया है ना, तो ये बी ऑप्शन होगा, देख लो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नीट 2011 का आया है, जो कि एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये अभी आपको बता रहे हैं। और जस्ट इसके बाद देखिए उसी फॉर्मूले के अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफिकल क्वेश्चन है, जो लास्ट ईयर नीट 2024 में पूछा गया है। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको फॉर्मूला को समझाने के लिए क्वेश्चन रखा गया है, इसलिए इसे एग्जाम्पल बना दिया गया है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 200 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन, 200 ml यानी कि आपको वॉल्यूम दिया है, 200 ml ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन मतलब प्रोटीन है और पानी है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन क्या होगा भाई, सोल्यूट होगा। और अगर सोल्यूट होगा तो देखो 200 ml ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम, मतलब प्रोटीन यानी कि प्रोटीन सोल्यूट का मास दिया हुआ है, डब्ल्यू भी दिया हुआ है। The osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin, 300 Kelvin का मतलब आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, is found to be 2.57 into 10 power minus 3 बार। सुनिए बार और लीटर, बार और एटीएम लगभग आसपास के हैं, तो यहां पर देखिए, चलिए ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया हुआ है, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, यानी कि आपसे MB पूछा जा रहा है। ठीक है, और R की वैल्यू दिया है, ये R की वैल्यू सही कर लेना, आर की वैल्यू मैं वही बता रहा था आपसे कि बार हो चाहे एटीएम हो, दोनों की वैल्यू आस ही पास होती है, तो आप एटीएम वाली ही वैल्यू यूज कर सकते हो, 0.082 या 83 जो मन करे वो, ये क्वेश्चन में आपको इस बार दिया हुआ है। ठीक है, तो वो मिसप्रिंट था, मैंने सही कर दिया। अब बहुत आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आपने अभी सीखा पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT, सी को खोला था तो क्या आया था, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन डॉट RT, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, लीटर बोल रहा है और क्वेश्चन में दिया है ml में, तो तुरंत यही का यही, तुरंत इसको लीटर में बना लो, 200 बाई 1000, ये किस में आ जाएगा आंसर, लीटर में, तो ध्यान रखना। ठीक है, इसको भूलना नहीं। तो NB बाई वी RT, लेकिन अभी भी हमारा मामला तय नहीं हुआ, मोलर मास पूछ रहा है तो NB को भी खोल देना, तो पाई बराबर क्या हो गया, NB क्या हो गया, WB बाई मोलर मास, बगल में बैठा है वॉल्यूम इन लीटर, और इधर बैठा हुआ है R और इधर बैठा हुआ है T, बस यही फॉर्मूला लगाना है, आंसर आपका आ गया। इसमें फटाफट मैं वैल्यू भर रहा हूं, पाई का मतलब कितना हो गया, 2.57 इंटू 10 पावर माइनस 3। ठीक है, WB कितना दिया हुआ है, 1.26 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ये क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है। वॉल्यूम इन लीटर अभी आपके लिए निकाल रखा है 200 बाई 1000, यानी कि यहां पे रखना 0.2 लीटर। आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.082 या 83 जो भी लिखना चाहो, 0.082 लिख लो, कोई बात नहीं, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है, टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया है 300, बस आपको यहां पे ये वैल्यूज रखनी है। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, मोलर मास निकल जाएगा और ये जब सॉल्व करोगे तो आएगा 61,038 ग्राम। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या है कि
फॉर्मूले के ग्राफिकल एनालिसिस के लिए आपके सामने आया है नीट 2024 का क्वेश्चन, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें ग्राफिकल एनालिसिस भी समझ में आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। यहां कह रहा है द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले जरा जिसके बीच ग्राफ बनवा रहा है उस पे एनालिसिस कर लेते हैं। और वो एनालिसिस आपसे ये कह रहा है कि पाई वर्सेस सी का ग्राफ बनाना है, पाई वर्सेस सी का ग्राफ बनाना है। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हमने रखा है एक्स एक्सिस पर, ये है आपके लिए एक्स एक्सिस, और ये बना लिया हमने वाई एक्सिस, ठीक है भाई। किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए होता है, फॉर्मूला हमारे पास तो एक ही है, पाई इक्वल टू सी आर टी, यही तो है फॉर्मूला। अब इसमें देखिए आपने वाई एक्सिस पे क्या रखा है, पाई को, तो ये वाई एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, कॉन्सेंट्रेशन को एक्स रख लिया है। अब पहले ये तो देखिए स्ट्रेट लाइन बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो देखिए वाई की पावर 1 और एक्स की पावर अगर 1 हो तो भैया वो स्ट्रेट लाइन की पहचान होती है। तो यहां देखिए जो वाई एक्सिस पे आपने रखा है उसके भी पावर 1 है, और जो एक्स एक्सिस पे रखा है उसके भी पावर 1 है। क्लियर? तो यानी ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप में से सभी लोगों को याद होगा कि y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी, यही तो होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब यहां देखो x का मतलब क्या है भाई, x का मतलब हो गया आपका कंसंट्रेशन c, और जो x के साथ होता है उसे स्लोप बोलते हैं, यानी जो c के साथ होगा वो क्या होगा, ये स्लोप हो गया। तो स्लोप आपको पता लग गया, स्लोप m, और कैसा है स्लोप, पॉजिटिव है। कैसा है स्लोप, पॉजिटिव है, क्योंकि यहां कोई नेगेटिव तो आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन हमारा ये ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन जो फॉर्मूला है वो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन जैसा लग नहीं रहा है, कुछ कमी है। तो कुछ कमी है तो ऐसे कर दो +0। अब देखो दोनों एक दूसरे के दिखने लगे, सही से दिख रहे हैं। अब यहां पर देखो ये जो +c होता है ये इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट है, तो यहां इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रहा है 0। क्या दे रहा है, 0। इस 0 का मतलब इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस अगर c की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब होता है कि जो भी स्ट्रेट लाइन बनाओगे वो ओरिजिन से पास होगी, कुछ इस तरीके से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। अब हमें देखना है कि किस तरह की स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। यहां देखिए स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप, ये जो पॉजिटिव स्लोप होता है, पॉजिटिव स्लोप स्टेट्स, ये हमें बताता है स्टेट्स कि जो भी स्ट्रेट लाइन बनाओगे वो 90 डिग्री से कम का बनाओगे, 90 डिग्री से कम का बनाओगे। तो कहने का मतलब ये देखो पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हमें इसने कंफर्म कर दिया कि जब भी इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होगी तो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी, और ये बना दिया स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या 90 से कम है, चेक कर लो भाई, थीटा देखो 90 से कम है या नहीं है, तो 90 से कम, ये बन गया हमारा स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे स्लोप, यहाँ जो स्लोप दिया हुआ है, स्लोप की वैल्यू कितनी है, RT। क्लियर? चलिए ये था इसका ग्राफिकल एनालिसिस। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच जब हमने एक ग्राफ बनाया तो स्ट्रेट लाइन बना, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो 25.73 दिया है। तो स्लोप m बराबर क्या आया था बताओ, RT आया था ना, और इसकी वैल्यू दे दिया है 25.73। अब आपसे कह रहा है द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट डन। ये जो ग्राफ बना के जब आपने ग्राफ बनाया, जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला था, उस समय पर उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप इतना आया था। तो ये कह रहा है कि जिस समय स्ट्रेट लाइन का स्लोप इतना था तो उस समय वहां टेम्परेचर क्या रहा होगा, या जिस समय ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऐसा था उस समय पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर आपने मेजर किया है तो उस समय का टेम्परेचर क्या रहा होगा। तो ऐसे ही तो निकल जाएगा, स्लोप के सामने रखो इसके स्लोप की वैल्यू RT हो गया। अब देखिए तो टेम्परेचर निकालना है तो T बराबर क्या हो जाएगा, 25.73 अपॉन R की वैल्यू दिया हुआ है 0.083 लीटर बार मोर केल्विन, केल्विन में दिया भाई, तो आंसर भी आएगा केल्विन में। जब इसको काटोगे तो लगभग 310 केल्विन आएगा, लगभग 310 केल्विन आएगा। तो हड़बड़ाहट में इस पे टिक मत मार देना, वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, सारे आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में दिए। तो आपको केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 घटाना पड़ेगा, तो ये लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। पढ़ते हैं आगे। और अब देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखा गया, और इस एग्जांपल को यहाँ क्यों रखा गया है उसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं आपको। यहाँ देखिए 10% वेट बाय वॉल्यूम जैसा एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है। ये इस तरह का वेट बाय वॉल्यूम टाइप का ये जो शब्द है, ये आपको आइसोटोनिक सोल्यूशन के जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे उसमें जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसमें सब में आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इसी तरह दिया होगा। तो क्यों ना परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पहले ही देख ले, ताकि जब अभी आइसोटोनिक सीखेंगे तो उसमें जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हमसे फटाफट हो जाए। वैसे तो ये मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है लेकिन आपको फटाफट बताया जा रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए आराम से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जा रहा है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन ऑफ 10% W/V ग्लूकोज सॉल्यूशन।
ग्लूकोज सोल्यूशन का मतलब हो गया कि इसमें ग्लूकोज है और पानी मिलाया गया है। तो इस सोल्यूशन के, ये सोल्यूशन आपको दिया और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपसे 300 केल्विन पे पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला पाई इक्वल टू CRT लगाओगे, फिर आप लगाओगे मोल पर लीटर इनटू RT, फिर मोल में आपको मास वगैरह चाहिए होगा। तो ये चीजें आपको मास बताने के लिए ही आई हुई है, वॉल्यूम बताने के लिए ही आई हुई है। तो कैसे करते हैं उसको देखिए फटाफट। सबसे पहले इसको ऐसे लिख लिया, W/V ग्लूकोज सोल्यूशन, ठीक है, ग्लूकोज सोल्यूशन। और इसमें आपको बना देना है जलेबी। क्या बनाना है? जलेबी बनाना है। ये देखो जलेबी कैसे बनाते हैं। ये 10 उठाया, यहां जो ऊपर है उसको उठाया और जो सल्यूट है उसको उठाया। और ये देखो ये W है, W का मतलब क्या हो गया? मास है, मास का मतलब क्या हो गया? ग्राम। और यहां देखो V है, V को अल्फाज लोगे यहाँ पे ml। क्लियर हुआ? इस तरह परसेंटेज के क्वेश्चन को डील करते हैं। अब आप बताइए कौन कितना है, तो आप कहेंगे 10 ग्राम ग्लूकोज है। क्या बोलोगे? 10 ग्राम ग्लूकोज है। कितने में? इन 100 ml सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन, ये हो गया 100 ml सोल्यूशन। आप भी जानते हैं कि पाई इक्वल टू CRT लगाएंगे तो उसमें कंसंट्रेशन मोल पर लीटर है, तो यानी वॉल्यूम आपको सोल्यूशन का लीटर में चाहिए। तो तुरंत यहां पे क्या करो, 1000 से डिवाइड मार के इसको लीटर बना लेना। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा? 0.1 लीटर। हो गया खेल खत्म। देखिए कैसे सॉल्व करना है। आप तो जानते ही हैं पाई इक्वल टू CRT होता है, तो पाई इक्वल टू क्या हो गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू RT। और जब ये मोल खोलोगे तो क्या आ जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास। ये हो गया मोल की जगह, और बगल में बैठा है देखो वॉल्यूम, और इधर है RT। अब वैल्यू फटाफट पुट कर दो, आगे आंसर। यहां देखो W भी कितना है? ये क्या 10 ग्राम बनेगा? वेट ऑफ सोल्यूट ही तो है, वेट ऑफ सोल्यूट ग्लूकोज। तो ये 10 हो गया। यहां पे आगे आपका 180 मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है भाई? सभी को मालूम है, C6H12O6। कार्बन 6 into 12 प्लस हाइड्रोजन 1 into 12 प्लस ऑक्सीजन 16 into 6। जब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 180 के आसपास। तो मोलर मास क्या हो गया? 180। ये तो सभी को पता ही होगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 0.1 लीटर। बगल में बैठा है R, उसके बगल में बैठा है T। वॉल्यूम किस में रख रहे हो? लीटर में। ठीक, तो लीटर एटीएम वाली वैल्यू क्या होती है? R की 0, यही लिख रहा हूं, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और चलिए टेम्परेचर कितना दिया हुआ? 300। ये आ गया पूरा, ये आपके सामने है। तो जब यहां से सॉल्व करोगे तो पाई इक्वल टू आएगा आपका 13.66 के आसपास। ठीक है, और किस में आंसर आएगा आप खुद बता सकते हैं कि सर आपने तो आर की वैल्यू लीटर एटीएम वाली यूज की है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल वाली यूज की है। तो इसमें प्रेशर की यूनिट किस में आ रही है? एटीएम में। तो ये पाई किस में आएगा? एटीएम में। ये होगा इसका आंसर। क्लियर? ये बेसिकली ये क्वेश्चन आपको लाया गया था ये समझाने के लिए, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए मोल कॉन्सेप्ट, ताकि हम आगे के क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर पाए।